दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए पेश करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में बनेगा नया सैटेलाइट अस्पताल। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया शिलान्यास। गेगल थाना क्षेत्र व अलवगी थाना क्षेत्र में हुए दो अलग अलग मर्डर केस मामले का एसपी राणा ने किया खुलासा। आरोपी किए गए गिरफ्तार। किशनगढ़ में फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्यवाही। 120 किलो दूषित मावा करवाया गया नष्ट। पुष्कर पशु मेले को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक। पुलिस कर्मियों को व्यवस्थाएं संभालने को किया गया निर्देशित। आरबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में सामने आई भारी अनियमितताएं। परीक्षक ने बिना कॉपी जांचे ही दिए मनमाफिक नंबर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में 26 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल के बनने के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का फायदा मिलेगा। बता दें, अस्पताल करीब 50 बेड का होगा। इसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से अस्पताल का शिलान्यास किया गया। अस्पताल बनने के बाद कोटड़ा, महाराणा प्रताप नगर, आदर्श नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, पुष्कर रोड, बीके कॉल नगर, रामनगर, राधा विहार, फायसागर रोड सहित आसपास के 30 से अधिक कॉलोनी को इससे सीधा फायदा होगा। यहाँ सैटेलाइट अस्पताल शुरू होने के बाद जेएलएन, जनाना, डिस्पेंसरी सहित आसपास के निजी अस्पतालों पर मरीजों का भार कम हो जाएगा। सैटेलाइट अस्पताल के लिए 10,000 वर्ग मीटर जमीन प्रस्तावित की गई है। एडीए ने फिलहाल 6,500 वर्ग मीटर जमीन ही दी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि धनतेरस का दिन अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। कोटड़ा क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी विशेषज्ञ अस्पताल में होंगे। करीब 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनने जा रहा है, जहाँ 26 करोड़ रुपए अस्पताल में खर्च होंगे, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। विशेष रूप से उत्तर के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि जिसके लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल, जो वर्षों से यहाँ का एक स्वप्न था, वह साकार हुआ है। और उसमें लगभग सभी जो विशेषज्ञ डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है, सभी यहाँ पर रहेंगे। 50 बेड होंगे और लगभग 26 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होंगे, और जिसके कारण से
क्षेत्र के आसपास लगभग 1 लाख लोगों को राहत मिलेगी। उस राहत के साथ साथ जो सबसे बड़ा एक और फैक्टर है, हम सब में से प्रत्येक को डिस्पेंसरी होने के बावजूद भी जेएलएन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जेएलएन हॉस्पिटल पे भी लगातार लोड बढ़ रहा है, उससे उसका भी भार कम होगा। जब पंचशील में आज से 5 साल पहले सीएससी शुरू करवाई, उससे वहां के लोगों को राहत मिली। मेरा और सरकार का ये सोच है कि प्रत्येक क्षेत्र के जन को चिकित्सा सुविधाएं मिलें। और आज तो धन्वंतरी जयंती है, और धन्वंतरी भगवान ने जो कि अपने आयुर्वेद के जनक रहे हैं, उनकी भी सोच है सभी लोग स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम सब लोग स्वस्थ रहें। ऐसे शुभ क्षण पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में घोषणाएं की, उसकी आज पहली घोषणा आज धरातल पर आई है। इसलिए मैं सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ की जिला प्रशासन का भी करता हूँ, और चिकित्सा विभाग जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयत्न किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से साधारण विषय यहाँ के जो जन है अजमेर उत्तर का, उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस योग्य बनाया कि आज मैं काम कर सका हूँ। 2003 से लगातार इनका आशीर्वाद मिलता रहा है, और इस बार लगभग 1500 करोड़ के लागत की घोषणाएं सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में की हैं। चिकित्सा विभाग के पहले ये एक अपनी घोषणा पूरी हो रही है। बहुत जल्दी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो भी हॉस्पिटल में बनने जा रहा है। रामनगर में एक पंचकर्म के आयुर्वेद हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, और साथ में इन सब के ऊपर जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, प्राकृतिक विश्वविद्यालय है, उसके लिए भूमि का आवंटन लगभग अंतिम चरणों में है, एक तरह से हो ही गया है। वह विश्वविद्यालय भी बनेगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक और विश्वविद्यालय बन रहा है, साथ में अपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उससे भी आईआईटी के समतुल्य आरआईटी भी वह बनने जा रहा है। तो चिकित्सा दोनों सुविधाओं में, और चिकित्सा और शिक्षा दोनों के क्षेत्रों में हम आगे बढ़े। तीसरी अजमेर की समस्या जो बड़ी पानी की थी, उसके लिए भी लगभग 600 करोड़ की स्वीकृति हुई है। लोहागढ़ के अंदर एक SR7 की तरह रिजर्वायर टैंक भी बनने जा रहा है। यहाँ पे एक विवेकानंद स्मारक है, आज तक उस पर विवेकानंद मूर्ति नहीं बनी। 12 जनवरी से पहले वहाँ पे एक बड़ी मूर्ति की भी स्थापना हो जाएगी। मैं तो एक एक क्षेत्र को हम आगे लेते जा रहे हैं, और कई बार आज का न्यू टेक्नोलॉजी का युग है, तो अजमेर के आईटी पार्क भी बना है। इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉलेज की भी घोषणा हुई है। मैं समझता हूँ एक एक घोषणा को गिनाने की बार बार आवश्यकता नहीं है, लेकिन अजमेर के लिए पर्याप्त हुई है। विशेष रूप से कोटड़ा में हरिभाऊ उपाध्याय नगर में जो सुरक्षा के दृष्टि एक थाने की भी आज भूमि का आवंटन हो गया है। सबसे पहले यहाँ उसका निरस्त करने का विषय थे तेलंगाना हाउस की, वह भी हुआ। मैं समझ जनता ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मेरे पे आशीर्वाद दिया, उन सब पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में अजमेर के जन को लाभ मिलेगा। और मैं तो एक दृष्टि दी है कि एक तरह से न्यू अजमेर हम क्षेत्र को मिला करके, जब दिल्ली न्यू दिल्ली इस प्रकार को बने, क्यों नहीं हम अजमेर में भी अंदर के क्षेत्र जो हमारा प्राचीन अजमेर वो तो आदरणीय है, हमारे लिए है ही महत्व का, लेकिन साथ में एक न्यू अजमेर की भी हम कल्पना करके उसको धरातल पर लाने की कोशिश करें। उसके लिए सरकार को मैंने ड्रेनेज सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिसकी कमेटी बन गई है। मैं समझ बहुत जल्दी यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनने की योजना बनेगी, और उसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है अजमेर के विकास के लिए पैसों की चिंता न करें, लेकिन जो घोषणाएं हों उनको धरातल पर सही रूप में जन के हित में और आप क्रियान्वित करेंगे तो ये अजमेर निश्चित रूप से निखर करके आगे आएगा। पूर्व में गेगल की आइस फैक्ट्री में जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद मामले का अनुसंधान किया जा रहा था, जिसके बाद आज एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी बंदिता राणा ने बताया कि आरोपी की पत्नी के संबंध मृतक के साथ थे, जिसको लेकर वो नाखुश था। इसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया और आइस फैक्ट्री में उसे जलाकर मार दिया। इस मामले में आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। 5 तारीख को गेगल थाना क्षेत्र के अंदर एक आइस फैक्ट्री के अंदर एक शव जो है, एक सूचना मिली कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। उसके बाद वहाँ पर जाकर
मौके का अवलोकन जो है वो टीम के द्वारा किया गया। एफएसएल भी गई, एमओबी भी गई। मामला जो था वो उलझा हुआ था। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स ने भी इवन मौके को विज़िट किया। इस उलझे हुए मैटर में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए और बहुत डिटेल में जांच करते हुए जो हमारी टीम है उसने इस मैटर को खोला है और इसके अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने इस जो मृतक की हत्या है वो पर्सनल रीजंस की वजह से की। उसकी पत्नी के साथ मृतक के कुछ संबंधों को लेकर उसको शक था और उसी शक के कारण उसने 4 और 5 तारीख की रात में उसकी हत्या की घटना कर दी। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक ने अलवरगेट थाना क्षेत्र में हुए मर्डर केस का खुलासा करते हुए जानकारी देकर बताया कि पूर्व में अलवरगेट थाना क्षेत्र से 2 व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति की जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद 2 दिन तक इलाजरत रहने के बाद व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का नाम तुलसीराम उर्फ डॉन व शिवाजी उर्फ शिवा बताया जा रहा है। दोनों ही आरोपियों ने छोटी सी आपसी झड़प को लेकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही दोनों से पूछताछ की जा रही है। अलवरगेट थाना क्षेत्र में एक 23 तारीख को एक व्यक्ति को जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद 26 तारीख को उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद इस सारे पहलुओं के ऊपर उसके संबंध में जब जांच की गई तो यह पता चला कि उसके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी और उस मारपीट की घटना की वजह से उसकी जो है वो जान गई, जिसके अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो अनुसंधान है वो जारी है। 2 तो क्या उन्होंने मारपीट की थी उसके साथ? उन्होंने मारपीट की थी। मारपीट का जो कारण है वो कोई बहुत किसी छोटे, ये आपस में एक दूसरे के जानकार थे। उस दिन किसी बात को लेकर इनकी आपस में बहस हो गई, बोलचाल हो गई और बोलचाल के बाद मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद उसको काफ़ी चोटें आई और जिसके बाद 2 दिन इलाजरत रहने के बाद उसकी जो मृतक है उसकी जान चली गई। कौन है, क्या नाम है? ये जो 2 हैं जिनको अरेस्ट किया है, इन दोनों का नाम, एक का नाम तुलसीराम उर्फ डॉन है और दूसरे का नाम शिवाजी उर्फ शिवा है और दोनों जो पहचान वाले हैं कुछ केटरिंग से संबंधित चीज़ में काम करते थे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत किशनगढ़ में 120 किलो दूषित खराब मावा नष्ट करवाया गया। एसडीएम किशनगढ़ निशा सहारण, सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा को आगरा से संदिग्ध मावा किशनगढ़ सप्लाई होने की शिकायत दी गई थी, जिस पर फूड सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची, जहां किशनगढ़ के मावा व्यापारी फर्म मैसर्स राकेश कुमार सीताराम ने दिवाली पर मिठाई विक्रेताओं के लिए मावा मंगवाया था, जिसमें 15 गांठों में 450 किलो मावा आया था। इस कार्यवाही में एसडीएम मौजूद रही और 4 गांठों का 120 किलो खराब मावा होना बताया जा रहा है, जो कि खाने योग्य नहीं था, जिसके बाद मावे का सैंपल लेकर मावे को नष्ट करवाया गया। कल सुबह एसडीएम मैडम की सूचना थी सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के पास कि कोई पिकअप है जो बाहर से आई है, उसमें मावा आया है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसको डिटेन किया है। उनकी सूचना पर आज हमारी टीम अभी यहाँ किशनगढ़ पहुँची है। तो करीब 14-15 इसमें जो है ना बोरियों में मावा रख के आया है और ये मावा आगरा से आना बताया। हमने सारी बोरियों के मावे की गहनता से जांच की है, स्पॉट टेस्टिंग की है, तो इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं पाई गई है। लेकिन हमने 4 ऐसी बोरियां इसमें से चिन्हित की है जिनका मावा ख़राब हो गया है, खट्टा हो गया है, दूषित हो गया है, जो कि अगर इनसे मिठाई बनती है तो उससे फूड पॉइजनिंग के चांस हो सकते हैं। तो उस मावे को हमने बेचने से रोक दिया है और मावे के सैंपल लिए हैं। करीब 120 किलो मावा है जिसको हमने रोका है, बेचने से मना किया। श्री पुष्कर पशु मेला 2024 की सलाहकार समिति की बैठक आज अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस मीटिंग में जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण कर्मचारी उपस्थित हुए, साथ ही सभी को व्यवस्थाएं संभालने हेतु निर्देशित किया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और शहर वासियों व टूरिस्ट अच्छे से मेले का भरपूर आनंद ले सके। पुष्कर मेले को लेकर जैसा राज्य सरकार के निर्देश हैं, सभी हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, सभी जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनको हमने कार्य का जो आवंटन किया उसका रिव्यू हमने किया और सरकार के निर्देशानुसार हम इसको और इस बार भव्य मेले का आयोजन कराने के लिए सभी तैयारियां हमारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। हमारे सभी अधिकारी लगातार इसको देख रहे हैं कि जो भी तैयारियां हैं उसको ग्राउंड पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और जो भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज इंटर डिपार्टमेंट आ रहे हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सभी तैयारियां हमारी चल रही हैं और समय पे सभी तैयारियां पूर्ण होकर बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन कराया जाएगा। विशेष रहेगा सर पुष्कर मेला?
निश्चित तौर पे हर साल हर बार जिस तरह से नए नए अट्रैक्शंस जोड़े जाते हैं, इस बार भी नए कुछ अट्रैक्शंस जोड़े जाएंगे और जिससे जोड़े गए हैं जिससे कि और अधिक लोग आएँ और पूरे मेले का जो आयोजन है और अधिक भव्य और लोग इसको एंजॉय कर सकें, लोग यहाँ पर यहाँ की संस्कृति कला को देख सकें और जो एक धार्मिक मेला ये है उसका स्वरूप भी बना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं साइंस की कॉपियों में परीक्षक द्वारा चेकिंग के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जहां परीक्षक द्वारा कॉपी को जांचा नहीं गया और मनमाफिक नंबर दे दिए गए। विद्यार्थियों को जब कम नंबर मिले तो उन्होंने फिर से जांच करवाई। इसके बाद पूरी व्यवस्था की पोल खुल गई। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। बोर्ड प्रशासन परीक्षक के खिलाफ कार्यवाही के लिए शिक्षा निदेशक को सैंपल केस बनाकर भेजा जाएगा ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जाए और मेहनती बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई धांधली न हो। हाँ, जो एक समाचार पत्र के अनुसार किसी परीक्षक ने कॉपी जांचने में अनियमितताएं की हैं। रिटोर्टिंग में इस प्रकार के प्रकरण आते हैं जबकि कॉपी जांचने में अंकों में परिवर्तन आता है या परीक्षक के द्वारा और कोई कमी रख दी जाती है। तो इस प्रकरण में जो विवरण सामने आया है उसके अनुसार परीक्षक ने गंभीर लापरवाही की है। तो इस प्रकरण के तथ्यों की जांच करवा रहे हैं और जांच करवा के जिन प्रकरणों में भी सामान्यतया जिन प्रकरणों में गंभीर अनियमितता किसी परीक्षक के द्वारा की जाती है तो उन्हें एक तो परीक्षक के कार्य से बोर्ड द्वारा डिबार किया जाता है और गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा जाता है। इस प्रकरण में भी हम प्रकरण के तथ्यों की जांच करवा रहे हैं और जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। करीब कितने बच्चों की कॉपी थी? ये तो प्रत्येक परीक्षक के पास एक बंडल तो जाता ही है, किसी परीक्षक के पास 2 बंडल भी हो सकते हैं। तो ये सारे तथ्य तो अभी पूरा विवरण जांच करने पे सामने आएगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पुलिस महकमे में सभी को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी और स्टाफ को मिठाई का तोहफा दिया। साथ ही शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और शहरवासियों से सेफ दिवाली मनाने की अपील की। इसके साथ साथ क्योंकि दीपावली का शुभ अवसर है और त्योहार है तो आज मिठाई का वितरण जो ऑफिस अपने कार्यालय के सभी मुलाजमान हैं उनके बीच में किया गया।
दिवाली के त्योहार किस तरह की व्यवस्था रहेगी त्योहार? जो हमारी पुलिस की गश्त है और जो फिक्स पिकेट्स हैं वो सारे हमने पूरे के पूरे ऑलरेडी पूरे शहर के अंदर लगा दिए हैं। माकूल व्यवस्था रखी जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से हर जो संभव प्रयास है वो लिया जा रहा है। सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली जा चुकी है और मैं अपनी तरफ से सभी को सेफली दिवाली मनाने के लिए अपील करना चाहूंगी और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। 5 दिवसीय दिवाली के पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने जानकारी देकर बताया कि इस 5 दिवसीय पर्व को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैदी से ड्यूटी देगा। साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन भी किया जा चुका है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। देखिए, जो दिवाली का सर्टेनली त्योहार को लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से चाक पाबंद जो है वो अपनी पूरी की पूरी व्यवस्थाएं कर रही है, जिसके अंदर कंटिन्यूसली जो हमारे अधिकारी हैं वो स्वयं भी गश्त पर निकल रहे हैं। जो ट्रैफिक का डाइवर्जन है वो पहले प्रेस नोट्स जारी करके आप सभी के साथ शेयर भी कर दिया गया और जिसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, जिसमें जो अंदरूनी बाजार है उसमें 4 व्हीलर्स को एंटर करने की अभी हमने उनको डाइवर्ट किया है और 2 व्हीलर्स वगैरह को लिमिटेड मात्रा में अलाउ किया गया है। और आगे आने वाले अब त्योहारों के हिसाब से 3-4 दिन तक जगह जगह पर फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं और इसके अलावा गश्त जो है वो भी बढ़ा दी गई है, जिससे कि जो त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छी भली भांति प्रकार से मनाया जा सके और संपूर्ण हो सके। देखिए, जितने जाब्ते की आवश्यकता है अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया। हमें पीएचक्यू की तरफ से अतिरिक्त जाब्ता भी उपलब्ध कराया गया है त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, और उसके अलावा हमारे ऑफिस का जाब्ता, पुलिस लाइन का जाब्ता, वो सारा जाब्ता भी अभी फील्ड में रहकर त्योहारों की व्यवस्था के अंदर अपनी ड्यूटी निभाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हर साल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी को लेकर आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिस पर पुलिस के जवानों ने एकता का प्रदर्शन करते हुए एक परेड निकाली। ये राष्ट्रीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता की जो आंतरिक सुरक्षा के मामले में जो राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसके बारे में जो सभी को शपथ दिलाई गई है। पहले 31 का कार्यक्रम था, लेकिन ये थोड़ा पहले करके आज हुआ था। और जैसा कि आपको विदित है कि पूरे भारतवर्ष में जो एकीकरण का जो काम है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, कि जो राजस्थान आप जो देख रहे हैं, राजस्थान में हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती थी, हर स्टेट की, और राजस्थान कम से कम 300-400 स्टेट पुलिस में बटे हुए थे। उसके बाद एकीकरण करके उनको एक, सबके अलग अलग झंडे थे, अलग अलग बैनर थे, अलग अलग यूनिफॉर्म थी। तो जो एकीकरण का काम जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो इसकी एकता के लिए आज हमने सबने लाइन में एक परेड का आयोजन किया है और एक सभी जवानों को शपथ दिलाई गई। आंतरिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है मुख्य रूप से पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, होम डिपार्टमेंट, हम सभी की हैं। वो हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री थे, तो आज ये शपथ दिला के सभी को मोटिवेट किया गया है और आज राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखें। पुलिस की ओर से जो शपथ में दिला, पुलिस का काम ही आंतरिक सुरक्षा का है, कानून व्यवस्था बनाए रखना का है। राष्ट्रीय एकता में अखंडता की जितने भी चुनौती आ रही हैं, और जो मैंने सबको बताया कि एकता का जो अलग अलग पार्ट्स में हर स्टेट की, शाहपुरा की, किशनगढ़ की, भीलवाड़ा की, भीनमाल की, सबकी छोटे छोटे एक छोटे छोटे टुकड़ों में जो बंटी हुई जो पुलिस थी, वो आज आप देख रहे हैं कि पूरा एकीकरण किया है। सबका एक ही यूनिफॉर्म है, एक ही सबके जो बेजेज हैं। तो ये हम सब एक हैं और हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, और यही सभी हर भारतवासी का ड्यूटी है कि वो इसमें अपना योगदान दे। अजमेर जिला खो खो संघ के तत्वावधान में राज्य स्तरीय खो खो जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 4 से 6 नवंबर तक श्रीगंगानगर में खेली जाएगी, जिसके लिए आज बालक व बालिका की टीम का चयन किया गया, जो कि आगामी प्रतियोगिता में अजमेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये अजमेर जिला खो खो संघ के तत्वावधान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट खो खो जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ से जो भी टीम बनेगी वो आगामी 4 से 6 नवंबर तक, जो कि अनूपगढ़ श्री गंगानगर में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, उसमें अजमेर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। कौन कौन सी टीमें शामिल है? ये अलग अलग जगह से टीम आई है, और ये जो हमारे क्लब्स बने हुए हैं उन क्लबों के नाम से ये टीम खेल रही है। फ्रेंड्स क्लब, ब्लूज क्लब, डीवी क्लब, वीर क्लब, और भी है हमारे 2-3 एकलव्य क्लब। इनमें से भी कोई सिलेक्शन होगा बच्चों का? हाँ, इनमें से भी सिलेक्शन हो रहा है। भी जो कोचेज लगाए हुए इंटरनेशनल प्लेयर है हरीश मोहम्मद, वो खुद इसको अपने कुशल नेतृत्व से चेकिंग कर ले। पहले गर्ल्स का किया गया है और उसमें से उन्होंने 22 लड़कियां निकाली, और ऐसे ही
बॉयज में इन्होंने 22 लड़कों का चयन कर लिया है। अभी काफी त्योहार को देखते हुए क्या अवकाश में रहेगा? नहीं, अभी हाल फिलहाल ऐसा अवकाश नहीं है। त्योहार अपनी जगह बनाएंगे और त्योहार के बाद इन्हें नियमित अभ्यास तो करना ही है। दो शाम को करेंगे या सुबह, जो भी इनको सुटेबल लगेगा, इनके कोच इनसे कराएंगे। और अगर अभ्यास करके टीम जाती है तो निश्चित रूप से वो मेडल लगने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर सैयद असगर अली, सचिव, अजमेर जिला खो खो संघ। लॉयंस क्लब आस्था अजमेर व श्री दिगंबर जैन महासमिति के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिवाली के त्योहार को लेकर कच्ची बस्ती के बच्चों में मिठाई व वस्त्रों का वितरण किया गया। इस दौरान अजमेर दक्षिण विधायिका अनिता बदेल ने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देकर मंगल भविष्य की कामना की और लॉयंस क्लब व दिगंबर जैन महासमिति का आभार व्यक्त किया। लॉयंस क्लब आस्था अजमेर की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुर्जर धरती के इस कच्ची बस्ती क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आज धनतेरस के दिन बच्चों को मिठाई और वस्त्र वितरित किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 1000 से ऊपर बच्चे और माताएं उनकी यहाँ आई हुई है। तो दीपावली कच्ची बस्ती में जाकर के मनाने की जो सामाजिक सरोकार है उसको लॉयंस क्लब आस्था के सभी माननीय सदस्यगण बहुत अच्छे से निभाते हैं और इस अवसर पर मुझे भी यहाँ आमंत्रित करते हैं ताकि उन बच्चों को कपड़े और मिठाई अच्छे से वितरित की जा सके। तो मैं लॉयंस क्लब आस्था को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव के इस महापर्व पर आज जो धनतेरस है, उस अवसर पर मैं समस्त अजमेर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अजमेर और लॉयंस क्लब अजमेर आस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज यहाँ पे सुखाड़िया उद्यान जो कि गुर्जर धरती के अंदर है, यहाँ पे जो स्लम एरिया है जिसके अंदर आज हमारी विधायिका श्रीमती अनीता जी बदेल, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार ने आकर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की है और बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। सभी बच्चे यहाँ पे व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता और जो अशोक जी बुंदेल और उनकी टीम है, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके और इस सेवा को आज हमारी यहाँ देने की बात कही है और 1500 से 2000 बच्चों को आज यहाँ गणवेश के साथ मिष्ठान और अन्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतुल पाटनी, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति, मेरे साथ में हमारे क्लब के अध्यक्ष रुपेश जी राठी, श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की सभी सदस्याएं, समिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी और समाज सेवी राकेश जी पालीवाल जो हमारी समिति के संरक्षक भी हैं, वो आए हैं। और हर वर्ष हम यहाँ पे कोई न कोई स्लम एरिया के अंदर ये सेवा देते हैं। सामाजिक सरोकार के अंतर्गत हमारी सारी संस्थाएं बहुत सेवा कर रही है। मैं सभी के प्रति अपना आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। क्रीड़ा भारती अजमेर और पटेल स्टेडियम बास्केटबॉल अकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित द्रोणाचार्य बास्केटबॉल लीग का समापन मुख्य अतिथि उप महापौर नीरज जैन, विशिष्ट अतिथि एन रंगा, सेवानिवृत्त स्पोर्ट्स साइंस कोच भारतीय खेल प्राधिकरण राकेश यादव, सह मंत्री क्रीड़ा भारती चित्तौड़ प्रांत प्रवीण यादव, संयोजक जितेंद्र शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी के आतिथ्य में हुआ। मुख्य अतिथि उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता आयोजित होने से खिलाड़ियों का स्तर बढ़ता है एवं प्रत्येक विद्यालय में बास्केटबॉल खेल चले और अजमेर बास्केटबॉल खेल में अपना पुराना अनुभव प्राप्त करे। बड़ा सुखद पल है। अजमेर की बास्केटबॉल जो कि विश्व स्तर पे अपना नाम कमा चुकी, कि किसी ज़माने में भारत की जो टीम हुआ करती थी उसमें 7-7 प्लेयर अजमेर के खेला करते थे। 7-7 ओलंपियन अजमेर ने बास्केटबॉल में दिए और वापस ये बास्केटबॉल को जिंदा करने का, पुनर्जीवन करने का जो काम यहाँ पर हो रहा है, ये द्रोणाचार्य बास्केटबॉल लीग के द्वारा, जहाँ 8 से ज़्यादा टीमों ने पार्टिसिपेट किया और आज ये फाइनल मैच जो है पुष्कर वर्सेस वैशाली मस्टैंग के बीच में खेला जा रहा है, जो अपने आप में एक शानदार और जानदार मैच होने वाला है। मैं कामना करता हूँ कि अगली बार और भी शानदार तरीके से इस लीग को करवाएं। इस बार 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, अगली बार ये टीमें और बढ़े और अजमेर का जो खोया हुआ वैभव खेलों में और बास्केटबॉल में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर जो अजमेर दिया करता था, वो फिर निकल कर के आए, क्योंकि प्रतिभा को निखरने का मौका तभी मिलेगा जब उनको खेलने के लिए मैदान मिलेगा, अपना हुनर दिखाने का, अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। और ये मौका प्रदान करने के लिए मैं DBL के जो मैनेजमेंट है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।
प्रतियोगिता संयोजक प्रवीण यादव ने बताया कि 5 दिन चली इस फ्लड लाइट प्रतियोगिता में फाइनल मैच वैशाली मस्टैंग और पुष्कर फैंटम के मध्य हुआ, जिसमें पुष्कर फैंटम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 77-52 से विजय प्राप्त की। पुष्कर फैंटम के चिराग शर्मा को शानदार प्रदर्शन के आधार पर मैन ऑफ द मैच चुना गया और पुष्कर फैंटम के प्रिंस को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। समापन समारोह में सभी विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल से पुरस्कृत किया गया। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। विश्व विख्यात पुष्कर के सालाना धार्मिक मेले का शुभारंभ आगामी 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होगा। इस मौके पर पुष्कर शहर में आध्यात्मिक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं समेत सरकारी व निजी स्कूलों की ओर से विभिन्न देवी देवताओं की सजीव झांकियां सजाई जाएंगी। यात्रा में मुख्य रूप से संत महात्माओं के साथ साथ धर्म संप्रदाय के प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। यात्रा की पूर्व तैयारियां व सहयोग के लिए देवस्थान विभाग की ओर से सोमवार को पुष्कर के पारिक आश्रम में उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें गायत्री शक्तिपीठ, उदासीन आश्रम, ब्रह्म कुमारी दरगाह के साथ विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। एसडीओ ने बताया कि आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर मेले के शुभारंभ का प्रतीक है। इस यात्रा को सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करके भव्य बनाएंगे तथा सभी धर्म सद्भाव से कार्य करेंगे। यात्रा में विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा तथा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत होगा। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था तथा पानी की व्यवस्था, पुलिस को यातायात व शांति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। ये हर वर्ष की भांति पुष्कर मेले का आरंभ आध्यात्मिक यात्रा से ही होगा। आध्यात्मिक यात्रा दिनांक 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ला एकादशी को गायत्री शक्ति पीठ से आरंभ होकर मेला मैदान पे जाएगी। उसमें सभी हिंदू धर्म के सहित सभी धर्मों के साधुगण एवं हमारे धर्म गुरु सम्मिलित होंगे, यात्रा में भाग लेंगे। सामाजिक संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं, उनकी तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और एक जो पूरे हिंदुस्तान को एक धार्मिक एकता का जो संदेश है वो इस यात्रा के माध्यम से सड़कें टूटी पड़ी, खड्डे पड़े, पैदल चलेंगे, यात्रा क्या व्यवस्था करेंगे? नहीं, उसके लिए नगर पालिका है, वो सारी व्यवस्थाएं करेगी। पुष्कर मेला में एकादशी को जो आध्यात्मिक यात्रा निकाली जाती है उसमें सभी की भागीदारी रहे, सभी धर्म समभाव की इसमें भागीदारी रहे। इस हेतु यहाँ आज मीटिंग रखी गई। सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ सभी प्रबुद्ध जन और सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके यहाँ पे उपस्थित रहे और उनको यही संदेश है कि जो एकादशी 12 तारीख को सुबह 9 बजे हमारी यात्रा शुरू होगी, उसमें सभी धर्म हमारे साथ जुड़ें और इस यात्रा को भव्य बनाएं। कहाँ तक की यात्रा निकाली जाएगी, समापन से क्या होगा?
समापन पे जो पूर्व में होते हैं वो सारे कार्यक्रम इसमें करे जाएंगे। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अपनी अपनी बग्गियां और ये लगाई जाएंगी। कई जो लोग हैं वो अपनी अपनी बग्गियां और भी लगाएंगे। सभी तरह का एक तरह से जो पुराना होता है वो उसी तरीके का मेला गुरुद्वारे से शुरू होकर और ये मेला मुख्य मजार होते हुए और हमारे ब्रह्मा मंदिर होते हुए ये बड़ी अच्छी बात है। अजमेर शरीफ जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ब्रह्मा राज जो है पुष्कर तीर्थ राज की वजह से जाना जाता है। इस पावन अवसर पर इस मेले के मामले में जो भी प्रशासन की तरफ से देवस्थान की तरफ से जो मीटिंग रखी गई थी आज उसमें आए। और एक बात हम बताते चले, दरगाह में 2 ठेके हुआ करते थे देख के और होते हैं, तो एक पुष्कर का एक गरीबनाथ के उर्स का। तो हम तो हमेशा से दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं और हमने ये बात कही है कि स्टॉल की जगह हमें अलॉट कर दी थी ये था जहाँ से हम पुष्प वर्षा करें, ताकि अजमेर में इसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी, मजहबी हम आहंगी रहे और प्लूरलिज्म को हम जो है प्रमोट कर सकें, भारत की डाइवर्सिटी को। तो ये गंगा जमुनी तहजीब को और अजमेर के लिए अच्छी बात है, हमें बुलाया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और ये पुष्कर तीर्थराज ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ पे आना ये है कि मिलजुल कर हम काम करें। वो गरीबनाथ की दरगाह में आते ही सब धर्म जाति के लोग, सब संप्रदाय के लोग, हमें यहाँ बुलाया, हमारे को सुना, हमें खुशी हुई और हमारे अजमेर के लिए ये बहुत अच्छी बात। जगत पिता ब्रह्मा जी, सृष्टि रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर प्रतिवर्ष कार्तिक मेला आयोजित होता है और उसी परिप्रेक्ष्य में एकादशी से पूर्णिमा तक आस्था की डुबकी लगाने के लिए सनातन हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आती है। उस उद्देश्य को लेके कि पुष्कर में धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का मेला एकादशी से प्रारंभ होता है और उस उपलक्ष्य में आध्यात्मिक पदयात्रा लगभग 20 सालों से यहाँ निरंतर चल रही है। उसमें सभी धर्मों के लोगों को और यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रकार की संस्थाओं को जोड़कर झांकियाँ सजाई जाएगी और जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको जोड़कर एक भव्य आयोजन आध्यात्मिक पदयात्रा का पुष्कर तीर्थ नगरी में एकादशी को प्रारंभ होगा। और ये गायत्री शक्तिपीठ से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा, रंगजीका मंदिर और महादेव चौक और वारा घाट, ब्रह्म घाट और ब्रह्मा मंदिर होते हुए मेला मैदान में जाएगा, जहाँ सभी साधु संतों का सम्मान किया जाएगा और धर्म संदेश इस देश को एकता और भाईचारे में जोड़ने के लिए सभी हमारे संत महंतों द्वारा किया जाएगा और वहाँ यात्रा का समापन होगा साधु संतों का सम्मान के साथ में। और सभी भाग लेने वाले जो हमारे इसमें यात्रा में भाग लेने वाले जो होंगे लोग, उनको सबको प्रशस्ति पत्र देके और मोमेंटो देके सम्मानित किया जाएगा। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर। हरवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली पर्व के अवसर पर असहाय लोगों में राशन सामग्री वितरित की गई। यह कार्य रामगंज स्थित गुरुद्वारे में किया गया, जिससे 70 परिवार लाभान्वित हुए। मैं राजेडी थारवानी, चेयरमैन थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन एंड वाइस प्रेसिडेंट सदगुरु ग्रुप इंडियन ऑपरेशन, आज धनतेरस के इस पावन अवसर पर और शुभ दीपावली से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, हमने रामगंज में गुरुद्वारे साहब में लगभग 70 से 75 बहनों और माताओं को कच्ची सामग्री आज यहाँ वितरित किए हैं। और हर दिवाली और धनतेरस पे अपने पूजनीय माताजी और पिताजी की याद में जो ये थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन हमने बनाई है, उसमें इनके साथ दिवाली मनाने की परंपरा पिछले 17 सालों से हमने निभाई है, जिसमें आज के दिन उनको मिठाई, नमकीन और कुछ न कुछ ऐसा गिफ्ट जिससे उन्हें ये महसूस हो कि वो अकेले नहीं है, उनका भी कोई परिवार है जो उनके साथ दिवाली मनाता है। और न सिर्फ ये 17 साल से मासिक रूप से उनके साथ ये कच्ची सामग्री, ग्रॉसरी का सेवा चलता रहता है। इस फाउंडेशन के द्वारा कोविड में फूड पैकेट्स बांटे गए या सदगुरु ग्रुप की तरफ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांटे गए, बेंचेस दी गई है 1000 से ज़्यादा, और गौशाला में भी चारे का दान हम हर साल 200 दिन करते हैं इस फाउंडेशन के द्वारा। इस फाउंडेशन में आने वाले टाइम में जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे मेरे ये संस्कार जो है स्वर्गीय मेरी माता श्रीमती मोहिनी देवी थारवानी एवं स्वर्गीय
श्री देवनदास धारवानी पिताजी के द्वारा आए हैं, तो मेरी ये इच्छा है, अभिलाषा है कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिसमें मंथन मेरा बेटा पास में खड़ा ही है, भूमिका है, ये लोग इसमें बढ़ चढ़ के मेरे साथ आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। और देखिए पूरा परिवार मेरे साथ, मेरे कज़न्स के बच्चे भी हैं, तो एक परिवार मिलके अजमेर की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और मन की इच्छा है कि ये आगे भी इससे और बड़ी लेवल पे हम अजमेर की सेवा कर सकें। अंत में मैं अजमेर शहर के मेरी जनता के लिए, भाइयों बहनों और माताओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम हर साल कोशिश ये करते हैं कि दिवाली में किसी न किसी आश्रम में 1-2 घंटे जाके बिताते हैं, उन लोगों के साथ बैठते हैं, मिठाई का वितरण होता है, थोड़े पटाखे जला लेते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपके आसपास जो भी इस तरीके के अंडर प्रिविलेज लोग हैं, कोशिश कीजिए उनके साथ आप अपनी दिवाली भले आधे घंटे के लिए मनाएं। आपके यहाँ हाउसमेड होगी, आपके यहाँ कुक होंगे, आपके यहाँ काम करने वाले ड्राइवर होंगे। ये मेरी विनती है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनके साथ दिवाली मनाएं। जो खुशियाँ आपकी हैं उनमें से कुछ खुशियाँ उनको बांटें, तो दिवाली सचमुच वाली दिवाली होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। धार्मिक नगरी पुष्कर में आज जगत पिता ब्रह्मा मंदिर स्थित ब्रह्मा जी के द्वारपाल भगवान कुबेर की धनतेरस के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में भगवान कुबेर की आरती उतारकर देश में खुशहाली और सुख समृद्धि की मनोकामना मांगी। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान कुबेर का अभिषेक भी किया गया। आरती में नगर परिषद के सभापति कमल पाठक सहित स्थानीय पुरोहित, श्रद्धालु और मंदिर का स्टाफ मौजूद रहा। सदियों से यह मान्यता है कि जगत पिता ब्रह्मा के द्वारपाल कुबेर घर में अन्न धन की बारिश करते हैं। इसी मान्यता के चलते धनतेरस के अवसर पर भगवान कुबेर का आह्वान कर देश में धन और लक्ष्मी की मनोकामना मांगी जाती है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में स्थित जगत पिता से ब्रह्मा मंदिर में, ब्रह्मा जी का मंदिर में स्थित जो ब्रह्मा जी के द्वारपाल है, सुरपति इंद्र धनपति कुबेर, आज धन त्रयोदशी के उपलक्ष्य में भगवान कुबेर भगवान का दोपहर को विशेष श्रृंगार, विशेष पूजा, षोडशोपचार पूजा और पंचामृत अभिषेक की गई तथा भगवान के विशेष श्रृंगार करके महाआरती की गई तथा सभी भक्तों के मध्य प्रसाद वितरण किया गया। आज धन त्रयोदशी के उपलक्ष्य में ही भगवान के जो मंदिर में परिसर में स्थित जो कुबेर भगवान का यह मंदिर है, पट है, उनका द्वार आज के दिन ही खोला जाता था तथा विशेष रूप से इसका पूजा अभिषेक किया जाता है। इस कुबेर भगवान के जो दर्शन के हेतु आसपास के सैकड़ों हजारों लोग आज दर्शन करने यहाँ पर अवधार्थ हैं तथा जो धन के देवता माने जाते हैं कुबेर भगवान, उसकी प्रार्थना करते हैं धन धान्य समृद्धि के लिए यहाँ पूजा अभिषेक तथा विशेष दर्शन करने हेतु भक्ति भाव से पधारते हैं। साल भर में एक बार, करीब साल भर में एक बार ही खुलता है और विशेष रूप से आज के दिन विशेष पूजा, इसके ब्रह्मा जी विशेष नित्य प्रतिदिन पूजा अभिषेक होता है। आज विशेष रूप से यहाँ की भगवान की यह पूजा अभिषेक की गई धन त्रयोदशी के उपलक्ष्य में। वशिष्ठ पुजारी ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। जय ब्रह्मा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।